Hello, good morning all. Today in this lecture we are going to discuss NCERT solved examples from chapter number 11. As you know, in the previous lecture we have already discussed 11 numericals from exercise part of the NCERT. Now in this lecture we are going to discuss the same type of numericals based on photoelectric effect, work function and threshold frequency. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में डिस्कस भी किए हैं, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं, बट आपको एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स दिए हैं, तो हम लोग ये एग्जांपल विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग न्यू थ्योरी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि हमारे जितने भी कंसेप्ट अभी तक कंप्लीट हुए हैं वो सारे कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी से। सो ऑलरेडी हमने 11 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए जो एक्सरसाइज के पार्ट के थे। अब ये 3 या 4 न्यूमेरिकल्स ऐसे रहेंगे जो अभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे बाकी है, तो आज कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक थ्योरी का स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एनसीईआरटी एग्जांपल 11.1, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 raised to minus 3 watt. First we have to calculate energy of each photon and the second one is number of photons per second. So इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जहाँ पे हमें एनर्जी पूछी है फोटोन की और नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पूछे, मतलब हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को यूज करना है यहाँ पे एनर्जी के लिए। E is equal to h न्यू। अगर हमें यहाँ पे वेवलेंथ दी होती तो h न्यू के प्लेस पे हम लोग यूज फॉर्मूला यूज करते हैं hc by lambda। सो फर्स्ट पार्ट, एनर्जी ऑफ अ फोटोन E is equal to h into nu because we have given a frequency of a laser। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक ही वैल्यू दी है फ्रीक्वेंसी, तो इसी फॉर्मूला में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी, बिकॉज h की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी 6.626 into 10 raised to minus 34 प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 6 into 10 raised to 14। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 3.98 into 10 raised to minus 90 जूल। तो ये फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट की। इसी एनर्जी को अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आए तो डिवाइड बाय आपको 1.6 into 10 raised to minus 19 लाना है, सिर्फ आपको यूनिट का कन्वर्जन पता होना चाहिए। नाउ द सेकंड पार्ट में हमें पावर की वैल्यू दी है यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड वैल्यू यूज करेंगे जहां पे हमें पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए फॉर्मूला पावर पर एनर्जी, और एनर्जी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की और पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो पावर इज इक्वल टू 2 into 10 raised to minus 3 watt अपॉन एनर्जी मतलब 3.98 into 10 raised to minus 90। सो फाइनल आंसर क्या होगा 5 into ये पावर कैलकुलेट करेंगे तो 10 raised to 15, तो 5 into 10 raised to 15 फोटॉन्स पर सेकंड। सो ये एनसीईआरटी का 11.1 फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमें एक सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला और सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला यूज करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट एग्जांपल 11.2। द वर्क फंक्शन ऑफ cesium is 2.14 eV electron volt. Find number 1 threshold frequency and the number 2 wavelength of incident light if the photocurrent is brought to zero if stopping potential is 0.60 electron volt। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट में थोड़े हम लोग चेंजेस, मतलब इसको हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले फर्स्ट पार्ट में सबसे इजी वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसके लिए हमारे पास सपोर्टिंग वैल्यू है 2.14 eV जो हमारा वर्क फंक्शन है। सो वर्क फंक्शन से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट ए, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट, जहां पे ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये वर्क फंक्शन। अब हमें पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन v नॉट इज इक्वल टू पाई नॉट बाय h। अब जब हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें आंसर SI यूनिट में मतलब हर्ट्ज में लाना होगा, और यहाँ पे जो वर्क फंक्शन हमें गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो सबसे पहला पार्ट होगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। सो 2.14 into 1.6 into 10 raised to minus 19 upon
6.626 into 10 raised to minus 34. So न्यू नोट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये एक स्टेप समझना है, ये 1.6 into 10 raised to minus 19 कहाँ से आया। ये आपको सारे क्वेश्चन का जब भी जूल का कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन जूल में होगा, आपको ये वैल्यू दिखेगी। आपको कन्वर्जन अगर पता होगा तो आपको पता चलेगा कि 1.6 into 10 raised to minus 19 कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। हमने ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे भी देखे हैं, तो आपको ये अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 1.6 into 10 raised to minus 19 की वैल्यू कहाँ से आई, बिकॉज हमारे पास जो ये वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट किया। अब इसको हम लोग फाइनल आंसर इसका कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ये 5.16 into 10 raised to 14 हर्ट्ज, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, और सेकेंड पार्ट हम लोग इस वाले पार्ट में भी कैलकुलेट करेंगे। सो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट मतलब आप लेते हो सारे लेक्चर के लिए, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये वाला साइड में यूज करने वाला हूँ सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करने में। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो। फोटो करंट को हमने जीरो पे लेके आया। फोटो करंट जीरो कब होगा, इसका मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जाएगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ क्यों नहीं जाएगा, तो वहां पे इतना नेगेटिव पोटेंशियल होगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इतना पोटेंशियल, इतना नेगेटिव पोटेंशियल कहां से क्रिएट करेंगे हम, सो हमने जो बाहर एक्सटर्नल बैटरी जो सप्लाई दी है, उस बैटरी का इतना नेगेटिव पोटेंशियल हम क्रिएट करेंगे कि एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड वाली प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब अगर एक भी इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करेगा, तो हमें एम्पीयर मीटर में करंट की वैल्यू जीरो मिलेगी। सो इस पार्ट को समझने के लिए हमें दिया है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब हमने बाहर से 0.60 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, तब हमें एम्पीयर मीटर में करंट जीरो मिला। तो ये पूरे स्टेटमेंट का आपको मीनिंग समझना है। और यहाँ पे जो ये ईवी दिया है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूनिट होता है कैपिटल वी मतलब वोल्ट। यहाँ पे जो ईवी का जो मतलब दिया है, इसका ये ईवी इसका यूनिट नहीं है। हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है वो V नॉट इज इक्वल टू 0.60 into E वोल्ट। तो आपको एक चीज यहाँ से पता होनी चाहिए कि हमें जो यूनिट दिया है वो राइट है, सिर्फ यहाँ पे हमें E मल्टीप्लाई किया है मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एनोड वाली प्लेट के ऊपर जब 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना हम पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, इतनी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी देंगे, तो सामने से एक भी इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसी कंडीशन में हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो ये पूरे स्टेटमेंट का ये मीनिंग होगा। और अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है, जो हमने आइंस्टाइन इक्वेशन डिराइव की थी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग EV नॉट which is equal to maximum kinetic energy which is equal to h nu minus phi nu, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इसी में से हमें ये फ्रीक्वेंसी, हमने कितनी फ्रीक्वेंसी बाहर से प्रोवाइड की वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे Sc by lambda माइनस phi नॉट EV नॉट। अब यहाँ से E into V नॉट, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 0.60 into E, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास E गिवन है, इसलिए आपको यहाँ पे E into E स्क्वायर नहीं करना है। ये जो पूरा आंसर है EV नॉट, ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 0.60 into E। तो ये वाला पार्ट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। h की वैल्यू कांस्टेंट जो हमें वैल्यू पता है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट ये भी वैल्यू पता है, और वर्क फंक्शन जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 2.14 eV। तो ये पूरे फॉर्मूला के अंदर हमारे पास एक ही अननोन क्वांटिटी रहेगी, वो लैम्डा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वेवलेंथ। सो अब यहाँ से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर वेवलेंथ के लिए आएगा। सो इस वाला पार्ट में यहाँ से रब करूंगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से पूरा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में इस वाले पार्ट में ये इसका वेवलेंथ का कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा।
So hc by lambda which is equal to ev naught plus phi naught. Now lambda is equal to hc upon ev naught plus phi naught, which is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 अपॉन ev नॉट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.60 e into v वोल्ट, मतलब ये 0.60 प्लस वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2.14. सो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम. सो लैम्बडा इज इक्वल टू ये 2.14 प्लस 0.60 मतलब ये हो जाएगा 0.74 और इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये होगा 19.89 into 10 raised to minus 26, ये होगा 2.74. अब लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो लैम्बडा इज इक्वल टू 19.89 अपॉन 2.74. ये भी जो आंसर है वो ईवी में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हमें फाइनल लैम्बडा मतलब वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगा तो वेवलेंथ के लिए फाइनल आंसर मीटर मतलब एसआई यूनिट में लाना है. तो इसको हम लोग इस वाले टर्म को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 19.89 into 10 raised to minus 26 upon 2.74 into 1.6 into 10 raised to minus 19. अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 453.7 into 10 raised to minus 9 मीटर. Therefore lambda is equal to 453.7 नैनोमीटर. सो ये एग्जांपल 11.2 फ्रॉम एनसीईआरटी. अब इस वाले क्वेश्चन में हमने ये जो सेकेंड पार्ट किया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हैं बट इसको स्टेटमेंट को आपको समझना है और इसके बेसिस पे आपको लैम्बडा मतलब वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा रहेगा. अगर ये हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर की जैसे हमें ये फ्रीक्वेंसी मिली सो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से लैम्बडा कैलकुलेट करेंगे. तो ये वाला पार्ट पूरा रॉन्ग हो जाएगा. आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जिस पॉइंट के ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाएगा उसी पॉइंट के लिए हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. मतलब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट यूज करना है. डायरेक्टली ये टर्म यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ से जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली वो गिवन फ्रीक्वेंसी नहीं है. ये हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मटेरियल के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट तो मिनिमम होगी. अगर इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो एक भी इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं होगा. तो इसलिए इस वैल्यू का आप यूज इस वाले फॉर्मूला में नहीं कर सकते. इसीलिए हमने ये बेसिक इक्वेशन यूज किया आइंस्टाइन इक्वेशन और उसी से हमने लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाया. सो ये दो न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी और ये सॉल्व एग्जांपल से हमारे और इसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल बाकी होगा वो भी कंप्लीट करेंगे. नाउ एनसीईआरटी एग्जांपल 11.3. The wavelength of light in the visible region is about 390 nanometer for violet color, about 550 nanometer for yellow green color and about 760 nanometer for red color. Part A. What are the energies of photons in electron volt at the violet, yellow green and red color? तो इस क्वेश्चन में हमें तीन डिफरेंट कलर्स दिए हैं मतलब हमें थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है. अब तीनों कलर जो हमें दिए हैं तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो हमारे सोर्स है उसी के बेस पे हमें फोटोन की एनर्जी डिसाइड करनी है. और हमें जो लास्ट रिलेशन जो हमने स्टडी किया था अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फोटोन की एनर्जी भी चेंज होगी. तो इसीलिए हमें तीनों कलर के लिए वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर और उसी के बेस पे हमें कैलकुलेट करना है उस फोटोन की एनर्जी. मतलब हमारे पास जो मेटालिक प्लेट होगी उस मेटालिक प्लेट के ऊपर तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग इंसिडेंट करेंगे. उस तीनों लाइट से कौन से लाइट के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम एनर्जी क्रिएट होगी उसी मैक्सिमम एनर्जी से हमें पता चलेगा कि कौन सी मेटालिक सरफेस फोटो सेंसिटिव होगी. फोटो सेंसिटिव का मतलब कि उस सरफेस के ऊपर अगर हमने इसमें से कोई भी एक कलर की लाइट को इंसिडेंट किया और उस सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा
तो वो सरफेस फोटो सेंसिटिव होगी। सो फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सेकेंड पार्ट में हमें ये पूरा टेबल यूज करेंगे। इसी टेबल से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मटेरियल किस लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव होगा। सो फर्स्ट पार्ट एनर्जी के लिए अगर हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है तो वेवलेंथ के बेसिस पे हम लोग एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, E is equal to hc by lambda। सो पार्ट 1 for violet color, EV is equal to hc by lambda v। और यहाँ पर अगर हम सेकेंड पार्ट को इस टेबल के साथ कंपेयर करने वाले हैं तो वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी एनर्जी लाएंगे फोटोन के लिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए। सो पहले से हम लोग यहाँ पे 1/e मतलब डिवाइड बाय e चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइड करेंगे, उसी से डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ये पूरा कैलकुलेशन हमें पता है 1242 into 10⁻⁹। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेशन याद रखने के लिए कहा था। सो x मतलब 6.626 into 10⁻34 into 3 into 10⁸ upon charge of an electron 1.6 into 10⁻⁹ into lambda of violet color जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 390 नैनोमीटर। सो 390 into 10⁻⁹। सो यहाँ पे ये जो पूरा कैलकुलेशन होगा इसका आंसर हमें डायरेक्ट पता है, ये होगा 1242 into 10⁻⁹ अपॉन 390 into 10⁻⁹। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारे पास 3.19 E। सो ये एनर्जी फॉर वायलेट कलर। अब डायरेक्ट सेम मेथड से हम लोग सेकेंड येलो ग्रीन कलर के लिए एंड लास्ट वन रेड कलर के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो E फॉर येलो ग्रीन, ये सारे स्टेप आपको रिपीट करने हैं, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और आपको जब ये बोर्ड एग्जाम ये न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स के लिए तो आपको सारी वैल्यूज डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे मैंने स्पेस कम है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, बट आपको ये सारे स्टेप एग्जाम में रिपीट करने हैं तीनों कलर के लिए। सो HC अपॉन लैम्डा फॉर येलो ग्रीन इनटू E which is equal to, इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1242 into 10⁻⁻⁹ अपॉन येलो ग्रीन के लिए वेवलेंथ है हमारे पास 550 नैनोमीटर into 10⁻⁹ which is equal to 2.26 E। सो ये फाइनल आंसर होगा येलो ग्रीन के लिए। सिमिलरली हम रेड कलर के लिए कैलकुलेट करेंगे। ER which is equal to HC upon lambda for red color into E 1242 into 10⁻⁹ upon रेड कलर के लिए 760 into 10⁻⁹। सो इसका फाइनल आंसर होगा 1.64 E। सो ये फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने तीनों कलर के लिए फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट की। अब ये तीनों कलर वन बाय वन हम लोग अलग अलग मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। पार्ट 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल के लिए, इस न्यूमेरिकल में आपको ये टेबल दिया होगा एग्जाम के अंदर, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि इस तीनों लाइट से अगर हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया तो कौन सी लाइट के लिए इसमें से कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटालिक प्लेट फोटो सेंसिटिव होगी। सो अगर हमने वायलेट कलर को इंसिडेंट किया जिसके अंदर फोटोन की एनर्जी कितनी है 3.19 eV, और हमें वर्क फंक्शन का कंसेप्ट पता है, जो मेटालिक प्लेट के ऊपर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी अगर हमने इंसिडेंट की तब वो मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होगा, मतलब कि वो मेटालिक प्लेट उस वेवलेंथ के लिए, उस फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो सेंसिटिव होगी। सो अगर मैंने 3.19 eV वाले
फोटॉन्स को किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किए तो वहां से इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो गए तो इसका मतलब कि वो सरफेस फोटोसेंसिटिव होगी। इसका मतलब कि ये 3.19 eV, ये जो एनर्जी हमें यहाँ पे आंसर में मिली है फॉर द वायलेट कलर, ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3.19 eV वाले जितने भी मटेरियल्स होंगे या इससे कम वाले जो मटेरियल होंगे उसके लिए ये कलर फोटो सेंसिटिव होगा। मतलब अगर हम टेबल के ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट CS सीजियम दिया है, उसके बाद पोटेशियम, देन सोडियम, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो 3.19 eV। तो इससे कम वाले जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी सरफेस फोटो सेंसिटिव होगी। सो हमारे पास सोडियम तक ये तीन मटेरियल, ये तीन मेटल्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर अगर हमने वायलेट कलर को इंसिडेंट किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। मतलब वो तीनों सरफेस, वो तीनों मेटल फोटो सेंसिटिव होंगे। सो 3.19 जो हमने प्रोवाइड की वो एनर्जी है, और सामने से जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो 3.19 या फिर उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर हमारे पास वर्क फंक्शन 3.19 से कम होगा तभी वो सरफेस फोटो सेंसिटिव होगी। तो यहाँ से हमें टेबल से ये चीज फाइंड आउट करनी है कि किसका वर्क फंक्शन इस एनर्जी से कम है। सो 2.75, 2.30 एंड 2.14, ये तीनों मेटल ऐसे जिसके वर्क फंक्शन इस वाली एनर्जी से कम है। बाकी Ca कैल्शियम के लिए 3.20 है, मतलब जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। तो ये वाली लाइट अगर कैल्शियम सरफेस के ऊपर अगर हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। सो कैल्शियम से ऊपर जो तीनों मटेरियल है वो तीनों मटेरियल फोटो सेंसिटिव होंगे वायलेट कलर के लिए। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, फॉर वायलेट कलर वायलेट कलर के लिए एनर्जी कितनी है 3.19 eV, which is greater than work functions for CS, सीजियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, जिसका वर्क फंक्शन होगा 2.14, एंड पोटेशियम जिसका वर्क फंक्शन होगा 2.30 eV, एंड सोडियम जिसका वर्क फंक्शन होगा 2.75 eV। तो ये तीनों मटेरियल वायलेट कलर के लिए फोटो सेंसिटिव होंगे। नाउ द सेकंड वन, अब सेकंड कौन सा कलर होगा येलो ग्रीन। येलो ग्रीन के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी है 2.26 eV। अगर 2.26 eV से कम एनर्जी का कोई भी मटेरियल होगा जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा वो मटेरियल इस लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव होगा। तो 2.26 मतलब इस टेबल से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो सिर्फ एक ही मटेरियल ऐसा होगा जिसका वर्क फंक्शन 2.26 eV एनर्जी से कम होगा। इसका मतलब सीजियम एक ही मटेरियल, एक ही मेटल ऐसा होगा अगर जिसके ऊपर हमने येलो ग्रीन लाइट को इंसिडेंट किया तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। सो CS जिसका वर्क फंक्शन 2.14 eV है, which is less than energy of photon for yellow green light. So cesium is photo sensitive for yellow green light. So ये सेकेंड लाइट के लिए। नाउ द थर्ड वन इन द लास्ट, रेड कलर। रेड कलर के लिए हमें फोटोन की एनर्जी कितनी मिली 1.64 eV। अगर किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन इससे कम होगा तो वो सारे मेटल ऐसे होंगे जो रेड कलर की लाइट से फोटो सेंसिटिव हो जाएंगे, मतलब उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। सो 1.64, यहाँ पे आप टेबल को
मार्क कीजिए को टेबल के अंदर एक भी मेटल जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा नहीं है, मतलब एक भी मटेरियल का वर्क फंक्शन इससे कम नहीं होगा। इसका मतलब टेबल के अंदर जितने भी मटेरियल्स दिए उसमें से एक भी मटेरियल फोटो सेंसिटिव रेड कलर के लिए नहीं होगा। सो फाइनल रेड कलर के लिए इस टेबल में जितने भी मटेरियल्स हैं उसके लिए फोटो सेंसिटिव सरफेस एक भी नहीं होगी। सो लास्ट आंसर हम लोग यहां से लिखेंगे, देयर इज नो एनी metal listed above is photosensitive for रेड कलर। एक भी मटेरियल रेड कलर के लिए फोटोसेंसिटिव नहीं होगा। सो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 11.3 जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और ये इसमें जो सेकेंड पार्ट है जहां से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर वर्क फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए ये सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में टेबल प्रोवाइड किया जाएगा और इसी के बेस पे आपको मटेरियल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से मटेरियल फोटो सेंसिटिव कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लिए हो सकते हैं, तो इसीलिए ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतने सारे कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट। थैंक यू।